एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हमने पौड़ी जिला कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने वो अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज हम अल्मोड़ा जिला शुरू करने जा रहे हैं और उसका मानचित्र आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो मानचित्र में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसकी सीमाएँ देखते हैं कि इसकी सीमाएँ अन्य किन किन जिलों से लगी हुई हैं। तो अगर आप उत्तर की तरफ देखेंगे तो अल्मोड़ा जिले का जो उत्तरी हिस्सा है ये चमोली जिले से लगा हुआ है। और अगर आप पूर्वोत्तर साइड में देखेंगे तो बागेश्वर से लगा हुआ है, पूर्व में पिथौरागढ़ जिले से लगा है और दक्षिण पूर्व में चंपावत जिले से लगा हुआ है। और आप दक्षिण में देखेंगे तो नैनीताल है और पश्चिम की तरफ पौड़ी गढ़वाल है। तो टोटली आप देखेंगे तो इसके कितने ज़िले हैं, 6 जिले से ये लगा हुआ है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किसी अन्य राज्य से जो है अल्मोड़ा जिला नहीं लगा हुआ है, उसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य से नहीं लगी हुई हैं। यानी कि अल्मोड़ा जिला जो आपका है ये पूरी तरीके से आंतरिक जिला है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक जिला है या फिर कौन सा आंतरिक जिला नहीं है। तो आपको जिला सीरीज जो है इसी तरीके से पढ़नी है और इसमें अच्छे से देख लेना है कौन से आंतरिक है कौन से नहीं है। और जब आप मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो चीज़ें आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाती हैं। तो रटना नहीं है, इसी तरीके से इसे देख के आपको बार बार देखते रहना है, उसी से आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 3139 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 3139 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और बात की जाए अगर इसके इतिहास की कि आखिर अल्मोड़ा जिला अपने इतिहास में यहाँ पर कौन शासन करता था और किस तरीके से ये जो अल्मोड़ा जिला है आपका आज ये अस्तित्व में आया है। तो आप सब ने जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहाँ पर राजा भीष्मचंद्र का नाम सुना होगा। तो राजा भीष्मचंद्र यानी कि चंद्र राजवंश की राजधानी पहले चंपावत में हुआ करती थी, जिसको कि राजा भीष्मचंद्र जो है वो अल्मोड़ा में शिफ्ट करना चाहते थे। यानी अल्मोड़ा का मतलब ये वर्तमान जो अल्मोड़ा है इस तरीके का नहीं था, ये जो आपका अल्मोड़ा नगर है इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये अल्मोड़ा नगर जो है ये राजा भीष्मचंद्र के द्वारा बसाया गया है। इसका पुराना नाम अगर पूछा जाए तो इसके पुराने 2 नाम आपको याद रखने हैं, एक तो है आलमनगर और दूसरा है राजापुरा। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं, राजापुरा और आलमनगर। ठीक, तो यानी उस वक्त इसका नाम क्या था, आलमनगर था। और राजा भीष्मचंद्र अपनी राजधानी को आलमनगर यानी अल्मोड़ा शिफ्ट करना चाहते थे। और क्यों करना चाहते थे, क्योंकि अल्मोड़ा जो था उनके सेंटर में पड़ता था और वो ये चाहते थे कि सेंटर से मैं पूरे राज्य की अच्छे से देखभाल करता हूँ। चंपावत थोड़ा साइड में पड़ रहा था तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत हो रही थी। लेकिन राजा भीष्मचंद्र की इस दौरान मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो ये तमन्ना थी अपनी राजधानी को अल्मोड़ा लाने की, ये पूरी नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं ये रह जाता है। फिर उनका जो पुत्र होता है बालो कल्याण सिंह, वो जो है 1563 ईस्वी में इस राजधानी को अल्मोड़ा शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि राजधानी अल्मोड़ा किसके द्वारा शिफ्ट की गई थी तो बालो कल्याण के द्वारा, बालो कल्याण चंद के द्वारा, और ये की गई थी 1563 में। ठीक है, और भीष्मचंद्र कब करना चाहता था इसको, वो करना चाहता था 1530 में। तो ये भी आपको याद रखना है, भीष्मचंद्र का अगर पूछा जाए तो भीष्मचंद्र आप इसे ऊपर लिख लेना है। भीष्मचंद्र का था ये था 1530 में। ठीक, 1530 में इसने क्या किया था, अपनी राजधानी को यहाँ शिफ्ट कर यानी काम शुरू कर लिया था। लेकिन ये पूरा हुआ, बालो कल्याण चंद ने इसको पूरा किया 1563 में। ठीक है, तो इतना सब कुछ होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर इनका शासन चलने लगता है और काफ़ी अच्छी तरीके से चलने लगता है, जैसा हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर बार बार रोहिला आक्रमण करते हैं और रोहिलों का जो आक्रमण यहाँ पर होता है वो होता है 1744 में। ठीक है, रोहिला आक्रमण अगर पूछा जाता है आपसे तो वो होता है 1744 में। ठीक, रोहिला यहाँ पर बार बार आक्रमण करते हैं, उसकी वजह से क्या होती है, कहीं ना कहीं चंद्र राजवंश की जो शक्ति थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगती है। और जिसको देखते हुए गोरखाओं ने यहाँ पर 1790 में आक्रमण किया था और उसके बाद जो ये आपका कुमाऊं का हिस्सा था ये गोरखाओं के हाथ में चला गया था। तो गोरखा आक्रमण हुआ था। ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ये एज अ रिवीजन आपको लेना है। 1790 में जो है गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था और उसके बाद जो है पूरा का पूरा कुमाऊं गोरखाओं के हाथ में चला गया था। ठीक है, तो गोरखाओं का यहाँ पर शासन रहा 1815 तक। और उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर आई, ब्रिटिशों ने यहाँ पर शासन करना स्टार्ट किया, उनके बीच में जो भी युद्ध वगैरह हुआ था उसके बाद ब्रिटिश ने यहाँ पर अपना स्थापित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जाकर 1864 में जो है अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना की गई। ठीक, 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना की गई थी। और उसके बाद जाकर 1891 में क्या हुआ
इसको एक जिला घोषित किया गया, यानी कि एक जिला बनाया गया। ठीक है, तो जो एक्चुअल में आप अल्मोड़ा का आज यहाँ पर मानचित्र देख पा रहे हैं, ये कब बना था? 1891 में ये बना था। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर और नोट करने हैं, और वो आपके इस तरीके से हैं कि जो अल्मोड़ा है इसको सांस्कृतिक नगरी भी कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, ये आपको एज अ फैक्ट नोट करने हैं। ठीक है, सांस्कृतिक नगरी किसको कहा जाता है? तो ये आपके अल्मोड़ा को कहा जाता है। इसके साथ ही साथ तांबे का यहाँ पर काफ़ी अच्छा वो है, तो उसकी वजह से इसको ताम्र नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये काफ़ी टाइम पहले से जो है यहाँ पर कहा जाता है, ताम्र नगरी भी इसको कहा जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सुननी है कि जो ये अल्मोड़ा है, आपका अल्मोड़ा नगर है, ये दो नदियों के बीच में है। एक तो है सुयाल नदी और दूसरी है कोसी नदी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अल्मोड़ा नगर किन किन नदियों से घिरा है, तो एक आपको याद रखना है सुयाल नदी, दूसरा रखना है वह कोसी नदी। ठीक है, ये दोनों नदियों के बीच से नदियाँ किस तरीके से आती है? ये बागेश्वर की साइड से तो आपकी इस तरीके से कोसी नदी आती है, और इधर कहीं से आपकी सुयाल नदी आती है। तो इस तरीके से जो है अल्मोड़ा सेंटर में पड़ जाता है दोनों नदियों की। ठीक, ये चीज़ याद रखनी है। अब अगर इसकी नदियों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नदियाँ नहीं हैं। ठीक, जैसा मैंने आपको बताया, एक तो सुयाल नदी है, दूसरी कोसी नदी है, और बाकी नदियाँ आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो एक तो यहाँ से ये सुयाल नदी आती है आपकी, और यहाँ से आपकी कौन सी आती है? सॉरी, यहाँ से कोसी नदी आती है, यहाँ से सुयाल नदी आती है। तो कोसी और सुयाल नदी सबसे पहला आपको नोट करना है, कोसी प्लस सुयाल। और ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं? अल्मोड़ा में। ठीक है, कोसी आपकी बागेश्वर से आती है, दूसरी नदी आपकी इधर चमोली की साइड से, यहाँ से कौन सी आती है? रामगंगा नदी आती है, और यहाँ से आपकी आती है गागस नदी। और यहाँ पर जो भिकियासैंण है, यहाँ पर इनका संगम होता है। तो यहाँ पर आपको दूसरी नदी लिखनी है रामगंगा, जो कि आपकी दूधातोली श्रृंखला से निकलती है, जो हम पहले पौड़ी जिले में पढ़ चुके हैं। प्लस इधर से आपकी आती है गागस नदी, दोनों की दोनों भिकियासैंण में मिलती हैं। ठीक, और अगर रामगंगा की आपसे सहायक नदियाँ पूछा जाए तो एक तो गागस है, प्लस एक बीनो भी इसकी सहायक नदी है। तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपकी नदियाँ हैं जो कि अल्मोड़ा ज़िले में प्रवाहित होती हैं, ये आपको इसी तरीके से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी अगर हम बात करें कि कौन कौन से यहाँ पर जो है पर्यटक स्थल हैं, अब आप थोड़ा वो देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं इनके पर्यटक स्थलों की। ठीक है, अब आपको हेडिंग डालनी है पर्यटक स्थल। ठीक, नदियाँ आपको इसी तरीके से दिखा लेनी है। इसको आप रामगंगा लिख लें और इसको आप लिख लें गागस, ज़्यादा अच्छा रहेगा मैप में अगर आप अच्छे से कर लेते हैं। और इसको लिख लीजिए कोसी, और ये आपकी हो गई सुयाल नदी। ठीक है, तो ये नदियाँ आपकी बेसिकली अल्मोड़ा में पाई जाती हैं, इनको इसी तरीके से यहाँ पर नोट कर लेना। भिकियासैंण में आपकी रामगंगा गागस मिलती है, अल्मोड़ा में आपकी कोसी और सुयाल नदी मिलती है। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेना। अब पर्यटक स्थल की बात करें तो सबसे पहला आपको डालना है रानीखेत। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं रानीखेत की। तो रानीखेत का नाम रानीखेत इसलिए पड़ा है क्योंकि चंद राजवंश में रानी जो थी चंद राजवंश की, वो क्या करती थी, रानीखेत का जो इलाका है वहाँ पर जाकर खेत में कभी कभार वहाँ पर रहा करती थी, जिसकी वजह से उस खेत का नाम क्या पड़ गया? रानीखेत पड़ गया। और आगे चलकर जो है ये पूरा का पूरा रानीखेत ही बन गया था। और ये रानीखेत जो आपका पड़ता है, ये झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखना है झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर। ठीक है, तो रानीखेत आपका पड़ता है झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर। ठीक है, और इसी रानीखेत में आपको दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी रानीखेत में ही है। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? ये भी रानीखेत में है। अब बात आती है कि आधुनिक रानीखेत की जो स्थापना की गई थी वो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी 1869 में। तो अगर क्वेश्चन आए कि आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1869 में अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिशों के द्वारा। ठीक, और ये जो रानीखेत है इसको विश्व का सर्वोत्तम पर्यटक स्थल कहा गया है, और ये कहा गया है विलियम डोगलस के द्वारा। विलियम डोगलस के द्वारा। और ये जो विलियम डोगलस था ये अमेरिका का न्यायाधीश था। ठीक है, तो इसने इसको क्या कहा है? विश्व का सर्वोत्तम पर्यटक स्थल कहा है। इसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना है चौबटिया।
जैसा कि आप सबको ही पता होगा, चौबटिया जो है इसको एक नाम से पुकारा जाता है और वो कहा जाता है इसको आर्चर्ड कंट्री। ठीक है, दूसरा आपको लिखना है चौबटिया। चौबटिया को कहा जाता है आर्चर्ड कंट्री। आर्चर्ड कंट्री इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर फलोद्यान, जब बहुत सारे फल वगैरह उगते हैं, इसलिए इसको आर्चर्ड कंट्री कहा जाता है। और हिंदी में इसको कहा जाता है फलोद्यान का देश। फलोद्यान का देश। ठीक है, तो कुछ भी नाम आ सकता है, आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही देखना है। और नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है जागेश्वर मंदिर समूह। तो ये जो सारी चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपसे काफी ज्यादा ये पूछी जाती है। तीसरी आपको हेडिंग डालनी है जागेश्वर मंदिर समूह। ठीक है, तो सबसे पहले जो जागेश्वर मंदिर समूह है आपका, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है और इसमें जो है 124 मंदिर हैं। ठीक, 124 मंदिर इसमें है। ठीक है, और ये जो है जाट गंगा के तट पर स्थित है, जाट गंगा के तट पर। ठीक है, इसको जो है जो जागेश्वर मंदिर समूह है, इसको उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम्स में पूछा जाए कि 5वां धाम उत्तराखंड का किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके जागेश्वर मंदिर समूह को। और बाकी के 4 धाम आप सबको ही पता होंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, तो 5वां धाम आपका जागेश्वर मंदिर समूह को कहा जाता है। अब जो ये मंदिर है, इसके अंदर जो 124 छोटे छोटे मंदिर हैं, उनमें भी एक सबसे बड़ा मंदिर है और उसका नाम है दीनदेशवारा। तो ये आपको लिख लेना है कि इसमें सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है इनके अंदर, वो है दीनदेशवारा। ठीक है, और इसके साथ ही सबसे प्राचीन मंदिर अगर आपसे पूछा जाए इसमें, तो वो है मृत्युंजय मंदिर, प्राचीन। ठीक है, मृत्युंजय मंदिर जो है वो सबसे प्राचीन मंदिर है। तो ये जागेश्वर धाम मंदिर जो है ये आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, एक तो 124 मंदिरों का ये समूह है। ठीक है, और बहुत बड़े समूह में ये मंदिर है। और इस मंदिर जो है जाटगंगा नदी के किनारे स्थित है। कभी कभी आपसे गंगाओं के ये पूछ लेते हैं कि किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, दीनदेशवारा है। और सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको ऐसे ही याद कर लेने हैं। इसके बाद जो आपका आता है वो है कटारमल का सूर्य मंदिर। ये आपने नाम तो सुना ही होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है कटारमल का सूर्य मंदिर। ठीक है, तो जैसा सूर्य मंदिर मैंने लिख ही लिया है, तो सूर्य को समर्पित है ये मंदिर। और ये जो मंदिर है ये उत्तराखंड शैली का मंदिर है। ठीक है, किस शैली का है, उत्तराखंड शैली का ये मंदिर है। और ये जो आपका मंदिर है ये भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए भारत का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो वो है कटारमल सूर्य मंदिर। और ये बनाया था चंद राजवंश के राजा कटारमल ने। ठीक है, चंद राजवंश का राजा था। ठीक, तो इतना आपको इसके बारे में नोट कर लेना है। और इसके बाद आपको लिखना है कि ये जो मंदिर है इसमें कितने मंदिरों का समूह है, तो ये 45 मंदिरों का समूह है। ठीक है, और इसका जो दरवाज़ा था वो कास्ट का था, यानी कि लकड़ी का वो दरवाज़ा था, और वो अभी जो है संग्रहालय में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कटारमल सूर्य मंदिर की, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आपने ओल्ड जो पेपर्स देखे होंगे उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मली ये पूछ लिया जाता है कि कटारमल सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसके कुछ पॉइंट और भी आप याद कर लेना, क्योंकि अभी एडवांस लेवल पर आपसे पूछने लगा है, तो हो सकता है डेप भी पूछ ले। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है सोमेश्वर मंदिर। ठीक है, और सोमेश्वर मंदिर जो है इसकी स्थापना करवाई गई थी राजा सोमचंद के द्वारा। ठीक है, इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो वो करवाई गई थी राजा सोमचंद के द्वारा। ठीक, और ये जो मंदिर है यहाँ कहा जाता है कि अगर आप पूजा कर ले तो वो पूजा जो है काशी विश्वनाथ मंदिर के समान मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको इसके बारे में याद रख लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट मंदिर यहाँ पर है चितई का गोलू मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है चितई का गोलू मंदिर।
तो यहाँ से भी एग्जाम पूछा जाता है कि गोलू देवता का मंदिर कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्मोड़ा में है। और यहाँ पर कहा जाता है कि जो मंदिर है ये, यहाँ पर आप जो है अपनी चिट्ठी लिखकर भगवान के आगे रखते हैं तो उससे आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो चितई का गोलू मंदिर भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है गणनाथ मंदिर। गणनाथ मंदिर भी आपका अल्मोड़ा में ही है और यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो मंदिर है शिवजी भगवान का है और प्राकृतिक मंदिर है। यहाँ पर जो है पानी टपकता रहता है शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, तो गणनाथ मंदिर भी आपको पूछ लिया जाता है कभी कभार, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि अल्मोड़ा में है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है रामशिला मंदिर। रामशिला मंदिर, इसका जो निर्माण करवाया था वो राजा रूपचंद ने करवाया था और इसकी जो डेट दी गई है ये दी गई है 1588। ठीक है, तो अब रामशिला का मंदिर किसने बनाया था, राजा रूपचंद ने बनाया था 1588 में, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है विरणेश्वर मंदिर। विरणेश्वर मंदिर जो है ये भी आपका अल्मोड़ा में है और इस मंदिर का जो निर्माण है ये करवाया गया था राजा कल्याण चंद के द्वारा। ठीक है, राजा कल्याण चंद ने इसका निर्माण करवाया था और ये मंदिर आपका बिनसर पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, बिनसर पहाड़ी पर। तो यहाँ ये जो मंदिर है यहाँ से एक बहुत ही भव्य दृश्य दिखाई देता है और उसको कहा जाता है ब्राइड एंड कॉर्नर। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ब्राइड और कॉर्नर नाम का स्थान कहाँ पर है, तो ये भी आपका अल्मोड़ा में है, ब्राइड एंड कॉर्नर। ठीक है, तो इतना आपको ये नोट कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट मंदिर लिखना है रणचंडी मंदिर और एक है मनोला मंदिर। मनोला मंदिर ये भी आपका कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। और आज का आपका अंतिम फैक्ट है बनारी देवी का मंदिर। बनारी देवी का मंदिर, ठीक है, ये भी कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। तो ये चीज़ें आपको इसी तरीके से याद कर लेनी है, इसी तरीके से नोट कर लेनी है। और इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।